कंटिन्यूअस के बारे में पढ़े थे ना, अब हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस के बारे में पढ़ेंगे। नाउ लेट अस सी हियर वी आर गोइंग टू स्टार्ट पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, नाउ वी विल read the rules and structure related to this tense. I have already told you that every tense has its four kinds. So we are proceeding the second type of past tense. Clear? So second type is continuous. So let us see. I have already written here past continuous tense. ठीक? तो past continuous में सबसे पहले हम जानेंगे होता क्या है। ठीक? Continuous मतलब कोई काम जारी रहे। Continue means the work is in progressive order. Understood? The work is in progressive order. Means the work is neither started nor finished. कोई काम नहीं शुरू हुआ होता है नहीं खत्म हुआ रहता है। तो the work हमारा मिडिल ऑर्डर में रहता है। The work is always in the middle order. The work is always in the middle order. ठीक है? Means if we want to write the definition related to past continuous tense, then we will write that the work is in the middle order in past time. डिफिनेशन लिख रहा हूं, मतलब सिंपल सा पहचान है। द वर्क इज इन द मिडिल ऑर्डर इन पास्ट टाइम। क्लियर? तो ये हो गया क्या पास्ट कंटिन्यूअस का डिफिनेशन। ठीक, मतलब कंटिन्यू में जारी रहना कोई काम। तो वर्क इज इन द मिडिल ऑर्डर मीन्स इन प्रोग्रेसिव ऑर्डर, इट इज नाइदर स्टार्टेड नॉट फिनिश्ड। क्लियर? सो अब इसको अगर हिंदी में जानना चाहे तो हिंदी में तो डिफिनेशन मैंने बता ही दिया, लेकिन अगर कोई पूछे पहचान क्या होती है, ठीक है, तो पहचान के बारे में जानते हैं। जिन वाक्यों के अंत में मुख्य क्रिया के साथ उसमें रहा है, रही है, रहे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आ रहा था, अब पास्ट है तो जाहिर सी बात है रहा, रही, रहे, रहेगा हर एक कंटिन्यूअस में, लेकिन बस उसका जो लास्ट मोड होता है चेंज होता था। ठीक है? तो जिन वाक्यों के अंत में जिन वाक्यों के अंत में मुख्य क्रिया के साथ रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं, आदि शब्द आते हैं क्या पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाते हैं। मतलब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंस होते हैं लेकिन उसको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस बोल देते हैं। कि मतलब ये जो पास्ट कंटिन्यूअस का टेंस के सेंटेंस का पहचान हो गया। ठीक है? रहा था, रही थी। अब इसका रूल क्या होता है? सेकेंड वन इज रूल। तो रूल में सिंपल है, हमने कंटिन्यूअस अगर पढ़ा दिया है तो पास्ट कंटिन्यूअस का आसानी से जान जाओगे। रूल्स में कुछ नहीं करते हैं। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब के बारे में जानते हैं। हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब ध्यान से सुन लो आप लोग, वाज या वर्ब। वर्ब इसको वेयर वेयर पढ़ते हैं, बट दैट इज इनकरेक्ट। प्रोनाउंसिएशन इज इनकरेक्ट। वर्ब, WRE वर्ब, वर्ब वर्ब। तो जो वर्ब होता है, वर्ब वो होता है सिंगुलर सब्जेक्ट। सिंगुलर मीन्स एक वचन कर्ता के साथ हम वाज का यूज करते हैं, वर्ब, उसको वर्ब बोलते हैं। ठीक है? एंड वर्ब इज यूज्ड विद प्लूरल सब्जेक्ट। वर्ब का यूज प्लूरल सब्जेक्ट के साथ ही रहता है। प्लूरल सब्जेक्ट में दे आ गया, बट यू तो देखा जाता है सिंगुलर के रूप में, लेकिन यू के साथ वर्ब का यूज किया जाता है। लेकिन आई के साथ वर्ब का यूज किया जाता है। ठीक है? अब देखते हैं। इसके बाद जो वर्ब का फॉर्म है, वर्ब फॉर्म, वर्ब फॉर्म, वर्ब का आईएनजी फॉर्म। क्यों? क्योंकि कंटिन्यूअस है। दैट्स व्हाई, बिकॉज ऑफ कंटिन्यूअस टेंस आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, because in any types of sentence if that is the continuous form then we will always use ing form of the verb. Clear? तो ing form यूज करेंगे। अब हम स्ट्रक्चर पे आते हैं। तो स्ट्रक्चर मैंने बताया है कि बहुत ही सिंपल होता है, क्योंकि एक स्ट्रक्चर जानोगे आप लोग तो सारा स्ट्रक्चर जान जाओगे, क्योंकि सबकी कहानी
सेम होती है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले अफर्मेटिव ही आता है, कोई भी सेंटेंस पढ़ते हैं अफर्मेटिव पढ़ते हैं। तो अफर्मेटिव मतलब एकदम साधारण बात जिसमें निगेटिव ना हो, इंट्रोगेटिव ना हो, तो दैट इज अफर्मेटिव। तो अफर्मेटिव में सबसे पहले सब्जेक्ट पहले बता चुका है, किसी भी सेंटेंस में पहले सब्जेक्ट आता है। आफ्टर सब्जेक्ट देयर इज हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब में दो इसमें होते हैं, वाज या वर एंड प्लस। आफ्टर दैट हेल्पिंग वर्ब वी विल यूज वर्ब आईएनजी फॉर्म, क्योंकि कंटीन्यूअस है तो इसलिए आईएनजी फॉर्म। उसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं, और अगर सेंटेंस में कुछ आ जाता है तो ईटीसी यूज करते हैं, मतलब अदर पार्ट्स आता है। तो ये तो क्या हो गया अफर्मेटिव। अब आते हैं हम निगेटिव का स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे पहले इसमें भी सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब वाज या वर। एक चीज जान लीजिए, मैंने इसके पहले भी बताया था, जैसे प्रेजेंट इंडिफिनिट पढ़ रहे थे तो हेल्पिंग वर्ब डू या डज लगता था, उसके साथ नाम जब निगेटिव रहता था। प्रेजेंट कंटीन्यूअस पढ़ाया तो इजेएमआर लगता था, और जब निगेटिव रहता तो इजेएमआर मतलब हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नॉट लगता है निगेटिव सेंटेंस में। तो क्या हो गया नॉट। तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और ठीक है। अब एक चीज होता है कि जैसे जब वाक्य की शुरुआत क्या से होती है, हिंदी में सेंटेंस की शुरुआत क्या से होती है, तो जब भी हिंदी में सेंटेंस की शुरुआत क्या से होगी, इट मीन्स उस सेंटेंस को ट्रांसलेट करते समय हम हमेशा हेल्पिंग वर्ब से शुरू करते हैं। We will start with the helping verb when in Hindi the sentence is starting with क्या, क्लियर। तो क्या से शुरू होता है, और यह स्ट्रक्चर बहुत ही आसान है। स्ट्रक्चर इज वेरी सिंपल, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट दिस, दैट यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, ओनली यू हैव टू इंटरचेंज in the place of helping you write subject. For subject you will write helping verb, and for helping verb you will write subject. This interchange of subject and helping verb. तो क्या होगा, पहले हेल्पिंग वर्ब देखो इधर ला दिए तो वाज या वर एंड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एक्सेट्रा, क्वेश्चन मार्क तो रहेगा ही रहेगा। अब इसी का निगेटिव भी आता है, ठीक है। तो निगेटिव यहाँ से हम ले लेंगे, बताया था ना ये दोनों स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, सारा स्ट्रक्चर याद हो जाएगा। तो क्या करेंगे, हेल्पिंग में देखो बात यहाँ पर निकल रहा है, ध्यान से देखने वाली चीज है, ताकि तो आप लोग को बार बार स्ट्रक्चर के बारे में सोचना न पड़े। बस अब हमने इसको इधर लेके आया और सब्जेक्ट को इधर ले गए, प्लस सब्जेक्ट प्लस उसका क्या आ जाएगा नॉट, अपने जगह पर रहेगा, प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और एक्सेट्रा, हो गया क्लियर। अब जब इंट्रोगेटिव वर्ड वाला आएगा, मतलब जो क्या शब्द बीच में आए या कोई दूसरे इंट्रोगेटिव वर्ड आए, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है, ये दोनों स्ट्रक्चर भी तैयार हो गया। अभी इसी स्ट्रक्चर से हम लोग नेक्स्ट कोई स्ट्रक्चर बना लेंगे, क्या बस हम लोग को क्या ढूंढना है आईडब्ल्यू, बस आईडब्ल्यू मतलब क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव वर्ड, ठीक है। और सब वैसे उतार देंगे, ठीक। तो हेल्पिंग वर्ब वाज या वर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब आईएनजी फॉर्म एंड प्लस ऑब्जेक्ट एक्सेट्रा, ओके। अब लास्ट काम देखते हैं, IW प्लस हेल्पिंग वर्ब वाज या वर। अच्छा IW आ गया, हेल्पिंग वर्ब या वर प्लस सब्जेक्ट पढ़ना, सीधा ही उतारना है ना, कुछ हम इधर उधर बदलाव नहीं कर रहे हैं। प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब आईएनजी फॉर्म एंड प्लस ऑब्जेक्ट और ठीक है। तो हम लोग का पूरा कंप्लीट स्ट्रक्चर हो गया, जो 5 कंटीन्यूअस टेंस का, जैसा प्रेजेंट का कंटीन्यूअस का था उसी तरह 5 कंटीन्यूअस का स्ट्रक्चर है। बस हमने चेंज क्या किया है हेल्पिंग वर्ब का, वर्ब का फॉर्म भी नहीं चेंज होगा, आईएनजी फॉर्म ही है, क्यों, क्योंकि कंटीन्यूअस है। बस क्या चेंज हुआ हेल्पिंग वर्ब वाज या वर, और सब वो जैसे का तैसा है। क्यों, अगर हम उसको कंसीडर करेंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस के स्ट्रक्चर के बारे में, रूल्स के बारे में, तो देखेंगे कि सेम वही चीज है, ठीक है। बस हमने क्या चेंज किया हेल्पिंग वर्ब। अब इसके बारे में एग्जांपल पढ़ते हैं, तो इसका एग्जांपल देखते हैं। फर्स्ट नंबर तो 5 है ना, तो इसका एक सेंटेंस देते हैं, हम सब पेड़ पर चढ़ रहे थे, हम सब पेड़ पर चढ़ रहे थे।
बंदर की तरह नहीं, क्यों? अरे बच्चे बंदर होते ही हैं, ठीक है, चढ़ते रहते हैं, कहीं भी चढ़ जाते हैं। तो चलो देखते हैं, हम सब पेड़ पर चढ़ रहे हैं, ठीक। तो बी, अब बी क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट। तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर लगता है, ठीक है। तो बी वर, और चढ़ने का होता है क्लाइंबिंग, CLIBING, क्लाइंबिंग ऑन द ट्री। बी वर क्लाइंबिंग ऑन द ट्री, हम सब पेड़ पर चढ़ रहे हैं। और सेकेंड वन का निगेटिव का, वे सब पार्टी में आनंद नहीं ले रहे। थोड़ा सा डिफरेंट हुआ सेंटेंस। तो वे सब पार्टी में आनंद नहीं लेते, मतलब वही मनोरंजन नहीं कर रहे थे, ठीक है। तो क्या बताएगा? दे भी प्लूरल है सब्जेक्ट, तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करेंगे? कोई बताएगा? कोई बताएगा? प्रिंस बताओगे? हेल्पिंग वर्ब वर्ब, ओके दीक्षा, यहाँ पे वर्ब यूज करते हैं। तो फिर हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज करेंगे? वर्ब, वेरी गुड। तो दे वर इंजॉइंग, नहीं सॉरी निगेटिव है ना, तो नॉट ही आएगा। तो दे वर नॉट इंजॉइंग, मतलब पार्टी में, दे वर नॉट इंजॉइंग इन द पार्टी, दे वर नॉट इंजॉइंग इन द पार्टी। क्लियर? अब तीसरा हम देखते हैं, अब क्या से शुरू होने वाला है। क्या अमित बाजार से सब्जियां ला रहा था? क्वेश्चन मार्क लगेगा। तो यहाँ क्या है? अमित सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर है। तो सिंगुलर के साथ मैंने बताया वाज यूज होता है, ठीक है। एक चीज और देखिए, छोटा सा सिंपल सा चीज है, एक तो मतलब एक वचन छोटे के लिए, एक वचन मतलब कम के लिए, जहाँ पर स्पेलिंग कम है, बाद में 3 स्पेलिंग है, वर्ड में 4 स्पेलिंग है। तो एक वचन मतलब कम है, तो कम के लिए कम वाला हेल्पिंग वर्ब स्पेलिंग यूज कीजिए, और प्लूरल ज्यादा है तो ज्यादा वाला हेल्पिंग वर्ब का स्पेलिंग यूज कीजिए। सिंपल था, ठीक है। तो WS वाज 3 स्पेलिंग है, तो एक वचन में यूज कीजिए। WERD 4 स्पेलिंग है, ज्यादा है तो प्लूरल के साथ यूज कीजिए। सिंपल सा आइडिया है, ठीक है। अब इसको दिमाग में रख लीजिए, कभी भूलेगा नहीं। तो वाज अमित ब्रिंगिंग, BRINGING, ब्रिंगिंग क्या? वेजिटेबल फ्रॉम दी मार्केट। वैसे इसका जो मार्केट था, वैसे मार्केट तो हम लोग कहते हैं, लेकिन उसका जो शुद्ध प्रोनाउंसिएशन है मार्केट। क्या प्रोनाउंसिएशन क्या है? मार्केट, ठीक है। मार्केट का शुद्ध प्रोनाउंसिएशन है मार्केट, ठीक है। आर साइलेंट रहता है, क्लियर। बहुत ऐसे प्रोनाउंसिएशन है जो हम लोग जनरली यूज करते हैं, लेकिन उसका प्रोनाउंसिएशन दूसरा होता है, ठीक है। बोलचाल के लैंग्वेज में तो यूज कर देते हैं, ठीक है, शुद्ध तरीके से उसका प्रोनाउंसिएशन दूसरा होता है। क्या मैं आज विद्यालय, क्या मैं विद्यालय नहीं जा रहा था? क्या मैं विद्यालय नहीं जा रहा था? तो क्या हो जाएगा? मैं के साथ भी बोला था, वॉज का हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। वॉज आई नॉट गोइंग टू स्कूल, वॉज आई नॉट गोइंग टू स्कूल। अब पांचवा हम देखते हैं, जो क्या शब्द में है, दूसरे इंटरप्रेटिव वर्ड है। वे सब छत पर क्या कर रहे थे? अभी आप लोग कहेंगे कि क्या शब्द आपने कभी बीच में नहीं लिया था, तो आपने कब पहले लिया, जब सवाल की शुरुआत करते, तो चलो क्या हमने बीच में भी नहीं लिया,
अब हम आप उसकी अंग्रेजी को लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब शुरू नहीं करेंगे क्योंकि हमने बोला था कि जब क्या सब बीच में आए या दूसरे इंट्रोगेटिव वर्ड आए तो उसकी अंग्रेजी लिखते हैं, इंट्रोगेटिव वर्ड का अंग्रेजी लिखते हैं। क्या होगा? व्हाट। तो देखिए स्ट्रक्चर, इंट्रोगेटिव वर्ड फिर हेल्पिंग वर्ब, वाज या वर। तो चूंकि सब्जेक्ट यहाँ क्या है? वे सब है, तो वे सब प्लूरल है इसलिए वर लगेगा। व्हाट वर दे डूइंग, कहाँ पे? छत पे, ऑन द रूफ। व्हाट वर दे डूइंग ऑन द रूफ, व्हाट वर दे डूइंग ऑन द रूफ। अब लास्ट वन स्ट्रक्चर, मनीषा, ठीक है, मनीषा एग्जाम में, मतलब इम्तिहान में लिख देते हैं, एग्जाम में, परीक्षा में, मनीषा परीक्षा में क्यों नहीं लिख रही थी? मनीषा परीक्षा में क्यों नहीं लिख रही थी? अब आप लोग बताएंगे कि उसको आ ही नहीं रहा था, कुछ रटी ही नहीं थी, इसको नहीं लिख रही थी। हाँ, सिंपल सा है, तो ठीक है, कोई बात नहीं। तो वाई, पहले वाई आएगा ना, वाई मनीषा सिंगुलर सब्जेक्ट, वाज का यूज करेंगे। वाई वाज मनीषा नॉट राइटिंग इन एग्जाम, वाई वाज मनीषा नॉट राइटिंग इन एग्जाम। ये हो गया 6 का स्ट्रक्चर, ठीक है। तो स्ट्रक्चर समझ में आ गया और रूल्स भी समझ में आ गया, उसके मैंने एग्जांपल्स भी क्रिएटेड। तो इस तरह से अब क्या होगा, हमें सेंटेंस बनाने में सुविधा होगा। अगर कहीं से कोई बुक रहेगा तो आप लोग क्या करें, उससे प्रैक्टिस कीजिए या खुद से दिमाग में लेकर, क्योंकि यहाँ तक मैंने सेंटेंस लिख दिया है तो ये तो दिमाग में हमारे पास कई तरह के सेंटेंस लाइन हो सके कि कैसे भी सेंटेंस आ जाए जिसमें वर्ड मीनिंग आप लोग को न मिले, तो उसको लाइएगा, पूछिएगा। उसके बाद YouTube के कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट भी कर दीजिएगा कि हमको इस सेंटेंस का ट्रांसलेट करने नहीं आ रहा है, तो मैं इसको वहाँ पे बता सकता हूँ, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर जरूर कीजिए।